हेलो एवरीवन। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं एंड कॉन कॉल भी हुआ है इस कंपनी का। सो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स हैं एंड यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक लगता है इस बिजनेस का। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल अगर हम समझे कंपनी का, तो ये कंपनी स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर बनाती है एंड इसमें भी मेन प्रोडक्ट है इस कंपनी का सीबी मतलब कोकोआ बटर इक्विवेलेंट। अब इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, ये वेस्ट टू वेल्थ का है। वेस्ट टू वेल्थ का मतलब क्या हुआ कि ये सीबी बनाने के लिए जो भी इनको सीड्स चाहिए, मैंगो सीड हो गया, साल सीड्स हो गया, शिया सीड हो गया, कंपनी इसका प्रोक्योरमेंट करती है फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट में जो आपका एज अ वेस्ट ये सीड सारे पड़े होते हैं, वहां से कंपनी उसको प्रोक्योर करके ये सीबी बनाती है। इनका बिजनेस मॉडल का आप एक कॉम्पिटिटिव एज या एक मोट बोल सकते हो। ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में ना इनका काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है लास्ट 15-20 ईयर से। तो जैसे इंडिया में आप देखोगे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वहां पे जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है, वहां पे उनके साथ में कंपनी का काफी अच्छा नेटवर्क है। सिमिलरली शिया सीड्स ये कंपनी प्रोक्योर करती है वेस्टर्न अफ्रीका से। तो वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके साथ में कंपनी कनेक्ट करके यहाँ इंडिया में उसका प्रोक्योरमेंट करती है। और फिर इनका ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया के अंदर, जहां पे कंपनी ये सीड्स को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उनका प्रोसेसिंग करके सीबी बनाती है, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है। अभी ये क्या एग्जैक्टली अलग अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आज कॉन कॉल में इन्होंने जो थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट करी है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, कुछ अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा हमको ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कंपनी सीड कलेक्ट करके क्या करती है, सीड क्रश करती है, मतलब ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। फिर रिमेनिंग जो ऑयल होता है उस सीड के अंदर, वो कंपनी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको निकालती है। देन उसके बाद आप रिफाइनिंग करते हो उसका, फिर जो उसमें स्मेल होती है उसको आप क्लियर करते हो, और लास्ट स्टेज में आपका आता है फ्रैक्शनेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनेशन प्रोसेस में आप उसको एक टेम्परेचर पे उसको हीट करते हो, और फिर उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो होता है आपका ऑलिन। ऑलिन आपका लिक्विड पार्ट होता है, मतलब इसका आज मनोरमा के बिजनेस में इतना ज्यादा यूज नहीं है। यूज किसका है? स्टीरिन का। स्टीरिन को आप ब्लेंड करते हो पाम मिल्क फ्रैक्शन के साथ में, और आपका ये जो सीबीई है, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, ये आपका बन जाता है। तो ये कंपनी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब क्लाइंट बेस अगर हम इनका देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वर्ल्ड के आप जितने भी बड़े क्लाइंट देखोगे, चाहे फूड इंडस्ट्री के जैसे मॉन्डलेज हो गया, फरेरो रोशर हो गया, मार्स हो गया, ये सब इस कंपनी के क्लाइंट है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आप देखोगे लॉरियल वगैरह, वो इस कंपनी के क्लाइंट है। प्लस ये सीबी जो है ये फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज होता है, लेकिन इनका जो मेन बिजनेस है वो फूड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर है। अब इनके बिजनेस मॉडल का एक और स्ट्रेंथ क्या है कि स्विचिंग कॉस्ट काफी हाई है इनके क्लाइंट के लिए। मतलब इनके जो क्लाइंट्स हैं वो इतने इजिली अपने सप्लायर को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो ऑनबोर्ड करने में ही काफी लंबा टाइम लगता है। मैनेजमेंट खुद ही बोलती है कि 2-2, 3-3 साल का टाइम लगा है हमको ये सारे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने में। क्योंकि आप पॉइंट समझो, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, इनके वर्ल्ड में कंज्यूमर हैं, हम आप जो है वो डेली बेसिस पे इनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो इनके लिए प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसके टेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये जो फैट बटर वगैरह जो बनाते हैं, वो उनके चॉकलेट, उनके कैंडीज के मतलब जो रेसिपी है उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी बनाती है। यानी एक तरीके से काफी बड़े स्केल पे इनको कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, और साथ में आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इतना इजिली कोई भी जो कंपनी है वो अपने सप्लायर को चेंज नहीं करता। तो इनका स्विचिंग कॉस्ट इसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है क्लाइंट को रिटेन करने के अंदर। बहुत सारे इनके क्लाइंट्स हैं जो मैनेजमेंट का कहना है कि लास्ट 10-15 साल के साथ 10-15 साल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल है। अभी इनके Q3 के नंबर्स को देख लेते हैं कि इस क्वार्टर में इन्होंने किस तरीके के नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू अगर हम देखें कंपनी का वाई लेवल पे, तो 73% का ग्रोथ है। क्यू ऑन क्यू भी अगर हम देखें तो 12% से रेवेन्यू ग्रो किया है। इसका मतलब क्या हुआ? Q1 इनका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू था, फिर Q2 में उससे बेटर रेवेन्यू आया, और Q3 में कंपनी ने उसको भी बीट कर दिया। तो कंसिस्टेंटली अपने मतलब हर एक क्वार्टर में कंपनी हाईएस्ट रेवेन्यू अभी रिपोर्ट कर रही है। देन मार्जिन अगर हम देखें तो ग्रॉस मार्जिन इनके वाई काफी इंपैक्ट हुए हैं, लगभग 8% से कंपनी के मार्जिन कम हो गए हैं। इवन क्यू ऑन क्यू भी देखोगे आप तो 200 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट है, 46% से 44% का ग्रॉस मार्जिन आ गया। लेकिन अच्छी चीज क्या है, इबिट्टा मार्जिन को कंपनी ने फिर भी ना कंट्रोल करके रखा है। आप देखोगे ये ऑलमोस्ट इनके पीक मार्जिन हैं, 27-28% के आसपास, और पिछले काफी सारे क्वार्टर से कंपनी ने इसको मेंटेन करके रखा है। यानी ग्रॉस मार्जिन तो मेरे नीचे गए हैं, मेरा माइट भी शिपिंग कॉस्ट मेरा बढ़ गया हो, या फिर रॉ मटेरियल के कॉस्ट मेरे थोड़े से इंक्रीज हो गए हो, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट डिसिप्लिन मेरा काफी अच्छे से मेंटेन रखा है। इनफैक्ट ये ग्रॉस मार्जिन के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है, ये मैनेजमेंट का गाइडेंस ही इतना है 45 से 50% का। तो वाई जरूर है कि 52-53 से 44 हो गया, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद बोला है किसी क्वार्टर में क्या होता है कि हमारा शिपिंग कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़े से अच्छे रेट पे हम प्रोक्योर कर लेते हैं, तो मार्जिन थोड़े से बेटर हो जाते हैं। किसी क्वार्टर में थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, तो इन्होंने रेंज ही दिया है 45 से 50% का, तो उसी रेंज में हमको दिखता है। बट अच्छी चीज क्या है, इबिट्टा मार्जिन पे उस पे हमको कोई भी वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा, तो उसको काफी अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखा है।
फिर डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंपनी का इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ नहीं है और उसकी वजह से आप देखोगे पैट इनका वाई लेवल पे मोर देन डबल हो गया, 131% की ग्रोथ है। इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू भी अगर हम कंपेयर करें तो 24% का ग्रोथ है कंपनी के पैट के अंदर। पैट मार्जिन हमने पहले अज्यूम किया था इस कंपनी के लिए 16-17% का, काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट हमने लिया था। Q3 में ही इन्होंने 19% का पैट मार्जिन रिपोर्ट कर दिया है। फर्स्ट हाफ में तो आई थिंक 17% था, तो फर्स्ट हाफ से भी काफी बेटर प्रॉफिटेबिलिटी आई है कंपनी की Q3 के अंदर। तो नंबर्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं कंपनी के। अब इसके अलावा और जो इन्होंने अच्छा अपडेट दिया है, सबसे पहले तो गाइडेंस की बात कर लेते हैं। तो गाइडेंस को इन्होंने रिवाइज किया है, अपग्रेड किया है। पहले कंपनी का टारगेट था 1050 करोड़ का, उसको बढ़ा करके इन्होंने किया 1150 करोड़ और अब फाइनली 1300 करोड़ का ये कंपनी रेवेन्यू टारगेट कर रही है। यानी जो इनिशियल गाइडेंस था 1050 करोड़ का, उसको 24% से कंपनी ने इंक्रीज कर दिया अभी Q3 के अंदर, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 1300 करोड़ भी बहुत आराम से आउट परफॉर्म कर देगी कंपनी इसको भी। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो हमने फर्स्ट टाइम जब इस कंपनी को हमने डिस्कस किया था तब कंपनी ने अपने 1-2 कॉन कॉल में बताया था कि अभी ये अपने 3-4 साल के कैपेक्स प्लान पे ना काम कर रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट लेआउट इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखोगे तो एग्जैक्टली मैनेजमेंट ने बताया है कि किस एरिया में एक्सपेंशन कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, कितना कैपेक्स कंपनी कर रही है और कब तक ये जो कैपेक्स है इनका ये कमीशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखोगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी कर रही है CBA के अंदर। CBA मतलब क्या हो गया, कोकोआ बटर अल्टरनेटिव। कितनी कैपेसिटी है, 75,000 की। और इसके साथ में जो फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी जो अभी हमने समझा, वो कंपनी लेकर के आ रही है 75,000 की। अभी सबसे जो आप इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये 75,000 और ये जो 75,000 है ना, ये एक ही कैपेसिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 75 प्लस 75 तो टोटल 1,50,000 की कैपेसिटी ये लेकर के आ रही है, नहीं। टोटल कैपेसिटी ये 75,000 की है, जिसमें कंपनी CBA भी बनाएगी और आपका फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस भी होगा और जिसमें कंपनी ईसॉस भी बनाएगी। अब ये दोनों है क्या, सबसे पहले CBA को समझते हैं। CBA बोल क्या रहा है, कोकोआ बटर अल्टरनेटिव। अभी ये कंपनी क्या बनाती है, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट। कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जैसे उसका नाम है कि मतलब कोकोआ बटर जो है इक्विवेलेंट, यानी बिल्कुल उसी की तरह जो प्रॉपर्टीज कोकोआ बटर की है, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के अंदर भी है। उसका जो कॉस्ट है वो जो रियल ओरिजिनल जो कोकोआ बटर है उससे उससे काफी सस्ता होता है, लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो अभी हमने देखा और जो रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीजों की वजह से उसको बनाने का कॉस्ट थोड़ा सा महंगा हो जाता है। जो कोकोआ बटर अल्टरनेटिव है, इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं और इसको जो बनाने का प्रोसेस है, ये CBE यानी कि कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के कंपैरिजन में सस्ता है। तो ये आपका यूज होता है मास जो आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर, और जो CBE है आपका वो थोड़े से प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है। तो कंपनी अब बना रही है ये CBA, मतलब एंटर करेंगे, ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी कर रही है। दूसरा कंपनी क्या कर रही है, ईसॉस। तो ईसॉस क्या है, जैसे अभी हमने वो देखा था ना कि आपका वो फ्रैक्शनेशन प्रोसेस के अंदर स्टीयरिन के मतलब स्टीयरिन आप यूज करते हो CBE बनाने के लिए, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाने के लिए। जो ऑलिन है वो एक तरीके का लिक्विड है, अभी आपका ज्यादा यूज नहीं आता है। कंपनी क्या करेगी, एक प्रोसेसिंग मतलब एक स्पेशल प्रोसेसिंग के थ्रू वो जो लिक्विड है ऑलिन, उसको कंपनी हार्ड फैट में कन्वर्ट करेगी। अब वो जो हार्ड फैट है वो कंपनी मतलब डायरेक्टली फूड में भी यूज कर सकती है, कंपनी को सेल कर सकती है, और उससे कंपनी CBA भी बना सकती है, कोकोआ बटर अल्टरनेटिव भी बना सकती है। तो मतलब क्या हुआ, कंपनी कर मतलब आप आइडिया समझो बेसिकली मैनेजमेंट कर क्या रहा है। अभी जो इनका CBE वाला बिजनेस है ना, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का, उसमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर के काफी चैलेंज होता है। इसकी वजह से आप देखोगे इनकी बैलेंस शीट पे वर्किंग कैपिटल जो है वो बहुत बहुत ज्यादा हाई है। मतलब कैश फ्लो आप देखो लास्ट ईयर भी नेगेटिव था। कितना ज्यादा पैसा इनका इन्वेंट्री में स्टक रहता है, एडवांस में इनको इन्वेंट्री होल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार अगर सीजन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और क्लाइंट का ऑर्डर है आपके पास में, तो आप ऑर्डर डिलीवरी नहीं कर पाओगे टाइम पे, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबिलिटी को लेकर के बड़ा चैलेंज है। अब कंपनी इसके अंदर क्यों एंटर कर रही है, क्योंकि CBA में जो आपका रॉ मटेरियल चाहिए आपको, वो जो पाम कर्नेल होता है उससे आप बनाते हो, सोयाबीन हो गया, कोकोनट हो गया, उससे आप बनाते हो। ये जो ईसॉस है, ये तो आप वही ऑलिन जो आप खुद ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ये CBE, उसी का वो जो ऑलिन वो जो पार्ट है उसको आप यूज करके ये ईसॉस बनाओगे। तो आपका इन्वेंट्री के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना, वो काफी कम हो जाएगा। इस वजह से कंपनी इसके अंदर एंटर कर रही है। प्लस ये मार्जिन एक्रेटिव भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लो मार्जिन बिजनेस है। इन दोनों सेगमेंट के अंदर मार्जिन जो है वो कंपनी कह रही है बेटर ही होंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग मार्जिन है। तो इसलिए इस वजह से कंपनी इसके अंदर एंटर कर रही है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। दूसरा कंपनी क्या कर रही है, रिफाइनरी जो इनकी फैसिलिटी है अभी करंटली आई थिंक 52 या 55,000 की इंडिया में फैसिलिटी है। एक और न्यू फैसिलिटी लेकर के आ रहे हैं ये 90,000 की।
सो ये क्या करेगा, ये जो 75,000 की जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी आ रही है उसको ये हेल्प करेगा रिफाइन करने में, इस वाली कैपेसिटी को। और फिर ये भी हो गया आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, और फिर कंपनी साथ में कर रही है बैकवर्ड इंटीग्रेशन वेस्ट अफ्रीका के अंदर। तो जो हमने लास्ट कॉल मतलब इनके एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि वेस्ट अफ्रीका में ये क्या कर रहे हैं, वहां अभी इनको क्या करना पड़ता है, सारा सीड्स वगैरह कलेक्ट करने के बाद में जब ये यहाँ पे शिप करते हैं तो इनका कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता है, शिपिंग कॉस्ट काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो सीड्स वगैरह आप यहाँ पे शिप करते हो उन सीड्स में एग्जैक्ट जो आपका वैल्यू निकलेगा, जो बटर जो ऑयल आप वहां से एक्सट्रैक्ट करोगे वो तो 50-60% ही रहेगा, लेकिन वो सीड्स का भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट वहां पे करना पड़ता है। तो कंपनी वहां पे जो ये फैसिलिटी बिल्ड कर रही है अपनी, उसमें वो क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का जो वो ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ना, वो कंपनी वहीं पे करके बाकी का जो वो आपका मटेरियल है वो यहाँ पे इंडिया में सप्लाई करेंगे। तो आपका शिपिंग कॉस्ट काफी कम हो जाएगा, प्लस आपका एक तरीके से सप्लाई चेन पे बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा। अभी जैसे इनके ग्लोबल क्लाइंट्स हैं तो मैनेजमेंट ने ये भी बोला कॉन कॉल में कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी काफी मोटिवेटेड होते हैं, वो भी उनको भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है हमारे बिजनेस के ऊपर, जब वो देखते हैं हम पूरे अपने सप्लाई चेन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कंपनी कर रही है, और ये सारा होने में टाइम कितना लगेगा, नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स का, 2-3 साल का टाइम लगेगा। एग्जैक्ट टोटल मतलब कितना स्पेंडिंग होगा, कितना कैपेक्स होगा कंपनी का, तो 460 करोड़ का इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी का कैपेक्स जाएगा, और ये अगले 2 से 3 साल के अंदर ये कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब एक तरीके से अगर आप इनका मतलब टोटल वो एक्सपेंशन देखो तो लगभग डबल ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो इनकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है फ्रैक्शनेशन की, पहले 40,000 की थी, उसको ये 30,000 से और इंक्रीज कर रहे हैं डी बॉटलनेकिंग करके, उसका भी आई थिंक कमिश्निंग ये FY26 के एंड तक होगा, तो 52,000 की वो हो जाएगी, प्लस अगले 2-3 साल के अंदर फ्रैक्शनेशन की कैपेसिटी ही आपके पास में 75,000 की और आ जाएगी। तो मतलब मोटा मोटा आप अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहे हो अगले 2 से 3 साल के अंदर, और ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आपकी सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर 30% से और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पूरा इनका एक्सपेंशन प्लान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक्सपेंशन प्लान क्यों अच्छा लग रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी कैपेसिटी ग्रो कर रही है, कैपेसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, इससे भी अच्छी चीज क्या है कि अगर आप इनका बिजनेस मॉडल का स्ट्रेंथ देखोगे तो वो काफी इंप्रूव हो रहा है। ओवरऑल इनका जो एफिशिएंसी है वो काफी मतलब सही डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करी कि वर्किंग कैपिटल कंपनी का इंप्रूव हो सकता है, पहले तो आप देखोगे तो 150-200 डेज के बीच में इनका वर्किंग कैपिटल होता था, अभी इनका टारगेट है इसको 120-130 डेज के बीच में रखेंगे। प्लस मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया है कि जैसे जैसे ये नए प्रोजेक्ट्स इनके आते जाएंगे, ये जो कंपनी एक्सपैंड कर रही है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, इनका वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 10-20 डेज और इंप्रूव हो जाएगा। 90-100 डेज का इन्होंने गाइडेंस दिया है आने वाले टाइम के अंदर। अब वर्किंग कैपिटल डे इंप्रूव होगा तो उसका मतलब क्या कि कैश मेरा जो स्टक होता था बिजनेस के अंदर वो कम हो जाएगा, यानी मेरा जो रोसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो और इंप्रूव होने का चांस मेरा बढ़ जाएगा। प्लस मार्जिन भी कंपनी ने बोले, हालांकि ये जो मैनेजमेंट है बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, मतलब ये चीज तो अब प्रूव हो चुकी है, हम इतने सारे क्वार्टर्स से इसको कवर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हर एक कॉल में आप सुनोगे ना मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव साउंड करता है, चाहे ग्रोथ हो, चाहे मार्जिन हो, या कोई भी अगर ये गाइडेंस दे रहे हैं। अभी भी इन्होंने जो मार्जिन का गाइडेंस दिया है ना वो सेम मेंटेन रखा है, 25 से 27% का। पहले ये मार्जिन का गाइडेंस देते थे 18 से 20%, फिर इन्होंने 20% क्रॉस किया, 22% गया, तो गाइडेंस का रेंज इन्होंने दिया 22 से 24%, फिर उसको क्रॉस किया, अब इन्होंने गाइडेंस मेंटेन किया 25 से 27%। बट अगर हम लीवर्स देखें, जैसे मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि ये जो नए प्रोडक्ट्स के अंदर जो ये एंटर कर रहे हैं, नए सेगमेंट्स के अंदर जो ये एंटर कर रहे हैं, ये मार्जिन एक्रेटिव है, तो ऑब्वियसली आगे चल के आपका मार्जिन यहां से और इंप्रूव ही हो सकता है। एक और फैक्टर है मार्जिन इंप्रूवमेंट का, अभी इनका वो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है, जो कि लास्ट ईयर आई थिंक 40-50% कंट्रीब्यूट करता था, अभी टोटल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन 75% है, और मैनेजमेंट कह रहा है लॉन्ग टर्म में हमारा टारगेट है उसको 90-95% लेके जाएंगे। तो जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ही अगर 75 से 90-95% जाएगा तो ऑब्वियसली वो भी आपके मार्जिन को इंप्रूव करेगा। प्लस जो न्यू कैपेसिटी कंपनी की आएगी अभी, ये 52,000 की टोटल कैपेसिटी हो जाएगी FY26 के एंड में, तो जैसे जैसे उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा वो भी आपके मार्जिन को इंप्रूव करेगा। तो डायरेक्शनली अगर हम देखें तो मार्जिन इंप्रूव होने के बहुत सारे लीवर्स हैं कंपनी के पास में, लेकिन गाइडेंस इन्होंने अभी वही दिया है कि 25 से 27% के बीच में इसको मेंटेन करेंगे। तो इस वजह से एक्चुअली बिजनेस मतलब इनका जो एक्सपेंशन प्लान है वो काफी अच्छा लग रहा है कि एक तो आपका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा, आपका जो रोसी है वो बढ़ेगा, कैश आपका फ्री होगा, आगे चल के हमको एक अच्छा कैश फ्लो भी देखने को मिल सकता है कंपनी से, प्लस साथ में आपके मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, आपके प्रॉफिटेबिलिटी का जो डायरेक्शन है वो काफी पॉजिटिव है। देन डिमांड की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का वही कहना है कि ग्लोबली अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3 से 4 सप्लायर्स हैं जो इस तरीके की प्रोसेसिंग करते हैं, एंड ऑलरेडी आप देखोगे हमने पिछले कुछ सालों में 10 टाइम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। स्टिल यहां से भी अगले 2-3 साल में हम हमारी कैपेसिटी को मोर देन डबल कर रहे हैं, तो ये क्लियरली आपको रिफ्लेक्ट करता है कि ऑन ग्राउंड डिमांड कितना ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। एंड इसके साथ में जो फूड रेगुलेटरी है
उन्होंने पहले 5% अलाउ किया था सीबीई का यूजेस, उसको बढ़ा करके 10% कर दिया। इंडिया में जो एफएसएसएआई है, इन्होंने 2-2.5% पहले अलाउ किया था, अब उसको बढ़ा करके 5 या 10% कर दिया आई थिंक। तो ये सारे लीवर्स भी हैं जो आपके डिमांड को और ज्यादा बूस्ट करते हैं। सो अब इनका ग्रोथ वगैरह अगर हम देखें कि क्या अगले 3-4 साल में कंपनी ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है, तो इनका कहना है कि ये जो हम कैपेक्स कर रहे हैं 460 करोड़ का, इसमें से लगभग 400 करोड़ जाएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में। बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो वेस्टर्न अफ्रीका में कंपनी कर रही है उसमें आई थिंक 50-60 करोड़ होगा, बाकी 400 करोड़ के आसपास फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा। तो कंपनी कह रही है उस पे ना 5 टाइम एसेट टर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल जो है इस इन्वेस्टमेंट का वो लगभग 2000 करोड़ का बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर कंपनी के पास में एडिशनल 2000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल आ जाएगा, रेवेन्यू कैपेसिटी आ जाएगी। इस साल का इन्होंने गाइडेंस कितना दिया है? 1300 करोड़ का। हालांकि इससे ज्यादा बेटर ये कर सकते हैं, क्योंकि 1300 करोड़ का मतलब हुआ कि Q4 जो है इनका पूरे FY26 का सबसे लोएस्ट ग्रोथ क्वार्टर होगा, सिर्फ 40% का ग्रोथ चाहिए। लेकिन Q4 में आपके पास में न्यू कैपेसिटी भी आ रही है, बट स्टिल हम 1300 करोड़ का अगर अजम्पशन लेकर के चलें और उसके बाद 3 साल में नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपके पास में 2000 करोड़ का एडिशनल कैपेसिटी आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर कंपनी बहुत आराम से 40 से 45% के रेट पे ग्रो कर सकती है। 40-45% का रेंज का इनका ग्रोथ कैगर हो सकता है, बट ये बेस्ट केस सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं। मतलब इसमें तो हमने अज्यूम किया कि ये जो 4 प्रोजेक्ट्स ये लेकर के आ रहे हैं, चारों का एग्जीक्यूशन बिल्कुल ऑन टाइम रहेगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा, डिमांड जो आज हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा। तो मतलब 3-4 ईयर्स के बेसिस पे अजम्पशन लेना ठीक नहीं है, लेकिन एक एज एन इन्वेस्टर आपको आउटलुक बिजनेस का देख करके अच्छा लगता है कि अभी के बेसिस पे मैं देखूं तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, अगले 3-4 साल के बेसिस पे कंपनी सही डायरेक्शन में दिख रही है। अब होगा नहीं होगा वो तो हमको हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना ही है। फिर इनका अगर ये वैल्यूएशन वगैरह देखें इस FY26 का, तो अभी तो वैसे ही मार्केट ने एक अच्छा चीज कर दिया है, स्टॉक को करेक्ट करके। पहले 50-60 का पी होता था, अभी करंट पी आप देखोगे तो 35-36 के आसपास का है। FY26 के अर्निंग के बेसिस पे हम देखें तो फॉरवर्ड पी इनका 33-34 का बनता है, 33-34। तो पैग रेशियो कितना हो गया? बिलो 1, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ चल रही है 70-80%, 100%, और आपका जो फॉरवर्ड पी है वो है 33-34। अगर आप FY27 के बेसिस पे भी लेके चलोगे तो भी बिलो 1 का आपका पैग रेशियो बनता है। तो डील तो ओवरऑल काफी लुक्रेटिव है, वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिर्फ FMCG स्पेस नहीं, अगर पूरे 15-16 सेक्टर्स में मैं कंपेयर करूं जो भी मैं ट्रैक करता हूं, उनमें वन ऑफ द बेस्ट डील है मनोरमा इंडस्ट्रीज की, क्योंकि एक तो ग्रोथ आउटलुक बेटर से और बेटर होता जा रहा है, मार्जिन्स और इंप्रूव होते जा रहे हैं, रिटर्न रेशियोज कंपनी के बहुत अच्छे हैं, और आपका मतलब ओवरऑल वैल्यूएशन भी हम देखें तो वो सस्ता हो गया है, स्टॉक का जो पी है वो काफी सस्ता हो गया। तो ये सारी चीजों पे कंपेयर करें तो वही है, वन ऑफ द बेस्ट डील लगता है मनोरमा इंडस्ट्रीज। रिस्क मुझे पहले एक चीज का लग रहा था इनके मार्जिन्स को लेकर के, क्योंकि अगर आप प्री कोविड देखोगे ना तो उस टाइम पे भी कंपनी के पीक मार्जिन 28% गए थे, और उसके बाद कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला था, लगभग 13-14% पे आके इनके इबिटा मार्जिन पे रुके थे, बॉटम बना था। लेकिन मैनेजमेंट ने इस कॉल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो प्री कोविड एक्चुअली हुआ क्या था, इन्होंने ना मतलब जब 28% का इबिटा था इनका, तो कंपनी ने इसी तरीके का, जैसे ये अभी कैपेक्स कर रहे हैं, बड़ा कैपेक्स किया था, न्यू कैपेसिटी ये लेकर के आए, बट उसके बाद कोविड आ गया, तो 1-2-3 साल आपका डिमांड बिल्कुल बहुत ही इंपैक्ट हो गया। और हुआ क्या, क्योंकि आपने एसेट तो नया ले आया, नई फैक्ट्री, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपने बिल्ड कर दी, उसका कॉस्ट आ गया, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ रहा, तो फिक्स कॉस्ट तो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। तो जैसे हम अभी देख रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज का साइकिल चल रहा है, उस टाइम पे इस बिजनेस में ऑपरेटिंग डी लेवरेजिंग का साइकिल चल रहा था, तो उस वजह से मार्जिन कंपनी के नीचे की तरफ गए थे। बट अभी हम देखें तो डिमांड आउटलुक वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग लगता है कंपनी का। प्लस हमने वो डिस्कस किया ही है कि मार्जिन इंप्रूव होने के लीवर जो है वो कंपनी के पास में बहुत ज्यादा, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो अभी सिर्फ 70-75% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, मैनेजमेंट कह रहा है इसको हम 90 से 95% तक लेके जाना चाहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इनका ग्रोथ का क्वालिटी भी क्यों अच्छा लग रहा है, तो जैसे हमने बजाज कंज्यूमर में डिस्कस किया था कि उनका मतलब जो बड़ा पार्ट है ग्रोथ का वो प्राइस हाइक की वजह से आ रहा है, जो इतने सालों तक उन्होंने प्राइस बढ़ाया नहीं था, अब जाके उन्होंने प्राइस बढ़ाना शुरू किया है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमको ज्यादा दिख रहा है, वो 25-30% की ग्रोथ, इसीलिए वो 30% की ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। इनका अगर आप ये ग्रोथ देखते हो ना, 9 मंथ्स में जो 80% का ग्रोथ है, या Q3 में 73% का ग्रोथ है, इस ग्रोथ में से 90% जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम ड्रिवन है, यानी मैंने माल बेच करके एक्चुअली वॉल्यूम के साथ में मेरा ग्रोथ आया। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ गया या कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए या इन्वेंट्री रियलाइजेशन मेरा बेटर हो गया, उसकी वजह से मुझे ग्रोथ दिख रहा है। तो इसीलिए ये एक तरीके का डिमांड किस तरीके से कंपनी के पास में आ रहा है वो हमको क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वही इसीलिए मैनेजमेंट भी इतना बुलिश होकर इतना बड़ा कैपेक्स कर रहा है अगले 2-3 साल के अंदर। तो अभी तो देखें सारी चीजें ठीक लगती है कंपनी की, बाकी हमको ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखना है, देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसा एग्जीक्यूशन रहता है कंपनी का। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।